जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम करने वाले हैं मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय जिसको कुछ लोग मतुप या वतुप इस नाम से भी जानते हैं, लेकिन होता मतुप प्रत्यय ही है जिसमें मत और वत नियमों के अनुसार शब्द में लगाया जाता है। तो आइए समझते हैं इसके नियमों को और फिर इसके उदाहरणों से इसको और अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहला नियम क्या है? मतुप प्रत्यय एक तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो शब्दों में लगाए जाते हैं। और कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं? कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातुओं में लगाए जाते हैं। ठीक है। अब क्या कहते हैं? जो युक्त अर्थ में संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ प्रयोग किया जाता है। मतलब मतुप प्रत्यय का जो प्रयोग है वो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ किया जाता है, और इन शब्दों के साथ इसका प्रयोग करने पर जो शब्द बनता है, जो नया शब्द बनता है, वो युक्त अर्थ में प्रयोग किया जाता है। युक्त मतलब, आइए इसको भी समझते हैं। जैसे सह बलवान अस्ति, तो वह बलवान है, ये इसका अर्थ हुआ। अब क्या कहते हैं? जैसे क्या हुआ, इसका अर्थ क्या निकलेगा प्रत्यय लगने के बाद से? वह बल से युक्त है। मतलब वह बलवान है, तो क्या अर्थ निकला? वह बल से युक्त है। ठीक है। तो मतुप प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बनता है वह युक्त या वाला अर्थ वाला होता है। ठीक। आइए आगे देखते हैं। मतुप प्रत्यय का मत शेष रहता है। मतलब क्या होता है? मतुप प्रत्यय में क्या बचता है? मत। और क्या होता है? उ और पा का लोप हो जाता है। लोप होने को प्रत्ययों के प्रत्यय में क्या कहते हैं? इत संज्ञा होना। तो क्या होता है? उ और पा की इत संज्ञा हो जाती है, मतलब इनका लोप हो जाता है। अब कहते हैं जिन शब्दों के अंत में अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर होता है, वहां पर मतुप प्रत्यय के मत का प्रयोग होता है। अब ये नियम आप जरा ध्यान से समझिएगा। क्या? एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। कहते हैं जिन शब्दों के अंत में अ या आ इनको छोड़कर कोई अन्य स्वर होता है, मतलब जिनके अंत में न अ हो न आ हो, कोई अन्य स्वर हो, वहां पर मतु प्रत्यय के मत का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं। जैसे बुद्धि धन मतु प्रत्यय। अब मतु प्रत्यय में क्या हुआ? उ और पा की हो गई इत संज्ञा। क्या शेष बचा? मत। अब बुद्धि के साथ हमने मत को मिलाया तो शब्द बना हमारा बुद्धिमत। ठीक है। तो क्या बना? बुद्धिमत। अब क्या कहते हैं ये? कहते हैं मतुप प्रत्यय से युक्त शब्द विशेषण बन जाते हैं। मतलब मतुप प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बनते हैं उनको विशेषण की तरह से प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आपने बुद्धि में देखा बुद्धिमत, तो बुद्धि में क्या है? ई है अंतिम वर्ण, न अ है न आ है। ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ और भी उदाहरण। जैसे गति धन मतुप। अब देखिए मतुप के क्या हुआ? उप की हो गई इत संज्ञा। अब क्या बचा? हमारा मत बचा। गति में हमने उसको जोड़ा तो क्या बना? गतिमत। लेकिन ये जो गतिमत रूप है हमारा, ये किसका है? नपुंसकलिंग का। अगर हम इसको पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तब क्या बनेगा शब्द इसका? फिर बनेगा हमारा गतिमान। और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? हम्म, गतिमती। ठीक है। तो ये बना नपुंसक लिंग में, ये हुआ पुल्लिंग में और ये हुआ स्त्रीलिंग में। इसी तरह से आगे देखते हैं। बुद्धि धन मतुप। देखिए बुद्धि में हमने मत को जोड़ा तो क्या बना? बुद्धिमत, है ना। और क्या बनेगा इसका? ये हुआ हमारा नपुंसक लिंग रूप। इसका पुल्लिंग में क्या बनेगा? हम्म, बुद्धिमान और
बुद्धिमती। ठीक है, अब आगे देखते हैं। शक्ति में हमने मतु प्रत्यय लगाया, क्या बना? शक्तिमत। कैसे बना? मत के उप की हो गई इत संज्ञा, मत शेष बचा, शक्ति क्योंकि अंतिम वर्ण क्या है यहाँ पर ई, इसलिए यहाँ पर मत ही लगेगा, है ना। तो शब्द बना शक्तिमत। किसका? नपुंसक लिंग का। ये ध्यान रखिएगा, मतु प्रत्यय लगाने के बाद जो शब्द निष्पन्न होता है वो हमारा नपुंसक लिंग का होता है। फिर उसके पुल्लिंग में लगाने के लिए हम क्या करते हैं? पुल्लिंग में उसका रूप बनाने के लिए उसमें हम मान लगाते हैं, और स्त्रीलिंग में क्या होता है? मति। ठीक है, अब जैसे शक्तिमत, अब पुल्लिंग में क्या बनेगा? हम्म, शक्तिमान। और स्त्रीलिंग में शक्तिमती। ठीक है, श्री धन मतुप, तो क्या बना? मतुप के उप की इत संज्ञा हुई, और यहाँ पर क्या है? श्री, श्री में हमने जोड़ा मत, तो शब्द बना श्रीमत। पुल्लिंग में क्या बना? श्रीमान। और स्त्रीलिंग में क्या बना? श्रीमती। ठीक है, इसी तरह से धी में हमने जोड़ा मतु प्रत्यय, और शब्द बना हमारा धीमत। और पुल्लिंग में क्या बनेगा? हम्म, धीमान और धीमती। धी कहते हैं बुद्धि को, धीमान बुद्धि से युक्त, और धीमती बुद्धि से युक्त स्त्रीलिंग, है ना। अब क्या है, एक नियम और है, इसको भी देख लेते हैं। कहते हैं मतुप प्रत्यय से बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में भगवत के समान चलेंगे। ये जो रूप होंगे ये कैसे चलेंगे? हम्म, भगवत की तरह से। कैसे चलते हैं भगवत के रूप? भगवान, भगवंतौ, भगवंतः। ठीक है, अब कहते हैं स्त्रीलिंग में नदी के समान चलेंगे। नदी के रूप कैसे चलते हैं? हम्म, नदी, नद्यौ, नद्य। ठीक है, और कहते हैं नपुंसक लिंग में जगत के समान चलेंगे। ये किसकी तरह से चलेंगे? जगत के समान। ठीक है, तो ये चलेंगे जगत के समान, मतलब ध्यान से, क्या? पुल्लिंग में किसके समान? भगवत के समान। स्त्रीलिंग में नदी के समान, और नपुंसक लिंग में चलेंगे जगत के समान। ठीक है, आइए आगे देखें। अगला नियम क्या कहता है? कहते हैं शब्द का अंतिम अक्षर यदि अ, आ या म, अ, आ या म इनमें से कोई हो, या उनकी उपधा में अ, आ या म में से कोई वर्ण हो, तो शब्द के साथ वत का प्रयोग होता है। लेकिन इससे पहले हम जरा ये समझ लें, ये तो समझ में आया कि शब्द का अंतिम वर्ण, अक्षर मतलब वर्ण, यदि अ हो या आ हो या मा हो, उसमें नियम क्या था कि अंतिम वर्ण अ या आ से अलग हो। लेकिन यहाँ पर ये क्या कहते हैं? कहते हैं अंतिम वर्ण यदि अ या आ हो, अंतिम वर्ण तो समझ में आया जो अंत में होगा, लेकिन कहते हैं इनमें से कोई हो या उनकी उपधा में हो। उपधा किसको कहते हैं? ये क्या है? उपधा क्या है? कहते हैं उपधा में अ या आ हो या म इनमें से कोई भी वर्ण हो, तो मत के स्थान पर वत लगेगा। ठीक है, वत भी समझ में आ गया, मत की जगह हम वत लगाएंगे। उपधा क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले हम इसी को ले लेते हैं। जैसे ये शब्द है ज्ञान, ज्ञान हमने यहाँ लिख दिया। उपधा कहते हैं पहले वाले मतलब जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण से पहले वाला वर्ण, और पहले वाले वर्ण के बाद वाला वर्ण, मतलब जो बीच में है। तो यहाँ उपधा में क्या है? आ की मात्रा, तो मतलब आ वर्ण है। तो बीच में क्या हुआ? यहाँ पर आ वर्ण। ठीक है, तो इसकी उपधा में क्या है? आ वर्ण है। ठीक है, आया समझ में? लेकिन यहाँ तो चलो ठीक है, आ वर्ण है, लेकिन कहीं पर यदि ना हो तब दूसरा शब्द देख लेते हैं, जैसे फल। अब इसको देखते हैं, फल।
इसकी उपधा क्या है? यहां पर तो एक पहला है, दूसरा अंतिम वर्ण है। यहां उपधा कहां से आएगी? एक तो प्रारंभिक हो गया, एक अंत का हो गया, उपधा कहाँ है? तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? पहले वर्ण का वर्ण विच्छेद करते हैं। जैसे हमने इसका वर्ण विच्छेद किया, फ धन अ धन ल धन अ। ठीक है, वैसे पूरे की करने की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ पहले की ही करते हैं। पहले की करेंगे तो काम चल जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। तो यहां पर उपधा क्या हुई? अ। यहां पर उपधा हो गई अ। ठीक है, ध्यान से एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा शब्द है जिसमें कि हमें साफ साफ दिख रहा है उपधा मतलब बीच का वर्ण क्या है, जैसे यहाँ पर था ज्ञान, तो हमने यहाँ समझ लिया कि यहाँ उपधा में आ वर्ण है। लेकिन अगर कोई ऐसा शब्द हमारे सामने है जिसमें उपधा का समझ ही नहीं आ रहा, एक दो ही वर्ण है, एक पहला एक दूसरा, तो हम उसको क्या समझे? लेकिन तब हम क्या करते हैं? पहले वर्ण का वर्ण विच्छेद करते हैं, और वर्ण विच्छेद करने के बाद जो हमारा वर्ण आता है बीच में, उसको हम कहते हैं उपधा का वर्ण, उपधा। ठीक है, तो ये है उपधा। अब क्या कहते हैं? कहते हैं उसके साथ वत का प्रयोग होता है। चलिए अब इसको समझते हैं। जैसे ज्ञान धन मतुप। अब देखिए इसको देखते हैं। ज्ञान धन मतुप तो क्या होगा? नियम के अनुसार मतुप के उप की हो जाएगी इत संज्ञा, और मत के स्थान पर यहां पर लगेगा वत। तो क्या बनेगा शब्द हमारा? ज्ञान वत। ठीक है, ये हुआ हमारा नपुंसकलिंग। अब इसका पुल्लिंग क्या बनेगा? ज्ञानवान, और स्त्रीलिंग बनेगा ज्ञानवती। ठीक है, आगे देखते हैं। फल धन मतुप, फल के साथ में मतुप प्रत्यय लगाकर उप की हो गई इत संज्ञा, तो और नियम के अनुसार मत का क्या बनेगा? वत। तो क्या बनेगा यहाँ पर? फलवत। ठीक, और पुल्लिंग में फलवान, और स्त्रीलिंग में फलवती। बस ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि यदि शब्द के अंत में क्या है, यदि क्या है, अ है, आ है या म है, या उपधा में अ आ या म है, तो हमें क्या करना है? मतुप प्रत्यय का वहां पर वत लगाना है नियम के अनुसार। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जैसे विद्याधन मतुप। अब देखिए यहां पर क्या है? विद्या, अंत में क्या है? आ, इसलिए क्या होगा? मतुप के उप की संज्ञा हो जाएगी, और शब्द बन जाएगा हमारा विद्यावत, और पुल्लिंग में विद्यावान, और स्त्रीलिंग में विद्यावती। ठीक है, आगे धन धन मतुप, उप की हो गई इत संज्ञा, शेष बचा मत, और मत को हो गया नियम के अनुसार वत। तो क्या बना? धनवत, और फिर धनवान, धनवती। ठीक है, आगे रूप धन मतुप प्रत्यय, उप की इत संज्ञा, मत का हुआ वत, और शब्द बना हमारा रूपवत। फिर रूपवान, और स्त्रीलिंग में रूपवती। ठीक है, इसी तरह दयाधन मतुप, उप की हुई इत संज्ञा, मत के मत को हुआ क्या? वत, नियम के अनुसार, और शब्द बना दयावत। पुल्लिंग में हम्म दयावान, और स्त्रीलिंग में दयावती। ठीक है,
अब क्या होता है, ये तो हुआ हमारा नियम, लेकिन इन नियमों में कभी-कभी कोई ना कोई अपवाद आ जाता है। अपवाद मतलब नियम के अनुसार लगना चाहिए वहां पर वत, लेकिन अपवाद स्वरूप क्या होगा, वहां पर लगेगा मत, है ना? जैसे क्या है, यवधन मतुप। अब यवधन मतुप में नियम के अनुसार क्या लगना चाहिए, यहाँ पर मतुप के उप की इत संज्ञा होकर यहाँ पर वत लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? क्योंकि इसके अंत में भी अ है और इसकी उपधा में भी अ है। लेकिन अपवाद है ये। अपवाद का मतलब समझते हैं? अपवाद का मतलब नियमों के अनुसार न चलकर क्या होता है, उन नियमों के अलग से भी कभी-कभी वहां पर शब्द बन जाता है। उन नियमों को ना मानकर अपने एक अलग तरीके से भी वहां पर कोई नया शब्द बनता है। जैसे नियम के अनुसार यहाँ पर क्या बनना चाहिए था, यहाँ पर लगना चाहिए था वत, लेकिन अपवाद स्वरूप क्या लगेगा, वत न लगकर यव धन मतुप प्रत्यय जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर मत ही लगेगा। तो शब्द क्या बनेगा, यव मत। ठीक है, और पुल्लिंग में क्या बनेगा, यवमान, और स्त्रीलिंग में यवमती। ठीक है, समझ आया? आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय बहुत ही सरल है। बस क्या है उसका हमें ध्यान रखना है कि जिन भी शब्दों के अंत में ई या मैं कहूं कि अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है तो वहां पर मतुप प्रत्यय का मत लगता है। मत लगता है नपुंसकलिंग में, और फिर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या लगता है, मान और मति। लेकिन जब किसी शब्द के अंत में या उसकी उपधा में अ आ या मा होता है तो वहां पर मतुप प्रत्यय का मत ना लगकर वहां पर वत लगता है। कुछ लोग इसको मतुप और वतुप दो प्रत्यय मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिर्फ नियम का समझने का अंतर है। नियम के अनुसार मतुप प्रत्यय का ही वहां पर वत बन जाता है। ठीक है, आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।